फेडरल शब्द भ्रमित करने के लिए रखा गया ताकि जनता को लगे कि इसका संबंध केंद्र सरकार से है। 23 दिसंबर 1913 को जब अधिकतर लोग क्रिसमस की छुट्टियों में व्यस्त थे, सरकार ने अमेरिका की गुलामी का यह कानून पास कर दिया। फेडरल रिजर्व का मालिक कौन है? अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व वास्तव में एक स्वतंत्र और निजी कंपनी है। जिस फेलर और मॉर्गन की कहानी। अमेरिका में कई बड़े दिग्गज लुटेरे थे, परंतु जे पिरपॉन्ट मॉर्गन, एंड्रयू कार्नेज और जॉन डी रॉकफेलर ही नेतृत्व करते थे। मॉर्गन का दबदबा वित्त पर था, कार्नेज का स्टील पर और रॉकफेलर का तेल पर। मॉर्गन ने अपने व्यवसाय को खुद खड़ा नहीं किया बल्कि खरीदा था और उसे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन से घिरना थी। 1901 में मॉर्गन ने कार्नेज से खरीदी हुई मिलों से अरबों डॉलर की पहली कंपनी यूएस स्टील बनाई। रॉकफेलर ने भी अपने प्रतिद्वंद्वी को खरीद कर निपटा दिया और उसकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल सभी को पछाड़ते हुए पहली बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने शुरू किया था बैंकों का मायाजाल बुक का सीरीज शुरू किया था, तो आज है डे 12 यानी कि एपिसोड 12 है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या को हमने कवर कर लिया था। तो जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है बड़े खेल की शुरुआत यानी कि चैप्टर 29। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंकरों द्वारा अमेरिका में एक बार फिर से केंद्रीय बैंक बनाने की कोशिशें तेजी से शुरू हुई। 1907 में अफवाह फैलाई गई कि कुछ बैंक फेल हो गए हैं, जिससे लोगों ने अपना पैसा निकलवाना शुरू कर दिया और सच में ही बैंक फेल होना शुरू हो गए। समाधान के रूप में बैंकर्स ने सरकार को एक केंद्रीय बैंक बनाने का सुझाव दिया और 1910 में जैकल द्वीप पर बैंकर्स ने एक खुफिया बैठक करके एक कानून की रूपरेखा बनाई, जिसे अमेरिका की संसद में पास कराना था। टॉपिक है फेडरल रिजर्व एक्ट 1913। वुड्रो विल्सन को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में आर्थिक मदद के बदले फेडरल रिजर्व एक्ट नाम का कानून पास करने को कहा गया। नाम में फेडरल शब्द भ्रमित करने के लिए रखा गया ताकि जनता को लगे कि इसका संबंध केंद्र सरकार से है। 23 दिसंबर 1913 को जब अधिकतर लोग क्रिसमस की छुट्टियों में व्यस्त थे, सरकार ने अमेरिका की गुलामी का यह कानून पास कर दिया। बाद में विल्सन ने पश्चाताप में लिखा, हमारा महान औद्योगिक राष्ट्र क्रेडिट की प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्रेडिट की हमारी प्रणाली निजी तौर पर केंद्रित है, इसीलिए देश का विकास और हमारी सभी गतिविधियां कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित है। हम लोग सभ्य दुनिया में सबसे बुरी तरह से शासित और नियंत्रित सरकारों में से एक बन गए हैं। अब सरकार मुक्त और लोकतांत्रिक होने की बजाय एक छोटे से दबंग समूह के नियंत्रण में हो चली है। तो नेक्स्ट टॉपिक है फेडरल रिजर्व का मालिक कौन है? अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व वास्तव में एक स्वतंत्र और निजी कंपनी है, जिसके लगभग 12 क्षेत्रीय फेडरल रिजर्व बैंक हैं। इनकी मालकियत व्यावसायिक बैंकों के हाथ में है। फेडरल रिजर्व बैंक के सभी सदस्य अपने आकार के अनुपात में अपना हिस्सा रखते हैं और न्यूयॉर्क की फेडरल रिजर्व बैंक के पास पूरे फेडरल रिजर्व सिस्टम की 53% की हिस्सेदारी है। 1997 में न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व की रिपोर्ट थी कि चैज मैनहट्टन बैंक, सिटी बैंक और मॉर्गन गारंटी ट्रस्ट कंपनी उसके 3 सबसे बड़े हिस्सेदार हैं। 2000 में जेपी मॉर्गन और चैज मैनहट्टन एकत्रित होकर जेपी मॉर्गन चेज कंपनी बन गई। सिटी ग्रुप रॉकफेलर साम्राज्य का ही एक हिस्सा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है रॉकफेलर और मॉर्गन की कहानी। अमेरिका में कई बड़े दिग्गज लुटेरे थे, परंतु जे पिरपॉन्ट मॉर्गन, एंड्रयू कार्नेज और जॉन डी रॉकफेलर ही नेतृत्व करते थे। मॉर्गन का दबदबा वित्त पर था, कार्नेज का स्टील पर और रॉकफेलर का तेल पर। मॉर्गन ने अपने व्यवसाय को खुद खड़ा नहीं किया बल्कि खरीदा था और उसे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन से घिरना थी। 1901 में मॉर्गन ने कार्नेज से खरीदी हुई मिलों से अरबों डॉलर की पहली कंपनी यूएस स्टील बनाई। रॉकफेलर ने भी अपने प्रतिद्वंद्वी को खरीद कर निपटा दिया और उसकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल सभी को पछाड़ते हुए पहली बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अमेरिका के वित्त और व्यवसाय का आधार मॉर्गन की फाइनेंस और यातायात तथा रॉकफेलर की तेल कंपनी ही थी। इस तरह से इन कंपनियों का आपस में गठबंधन हो गया। यह कहा जाता है कि आपसी तालमेल से अमेरिका की लगभग सारी अर्थव्यवस्था को यही नियंत्रित कर रहे थे। पहले रॉकफेलर और मॉर्गन एक दूसरे के दुश्मन थे। यह प्रतिस्पर्धा राजनीतिक सत्ता
प्राप्ति के लिए थी, परंतु उन दोनों को ही ब्रिटिश विद्वता से यानी रॉथस्चिल्ड से पूरा सहयोग मिलता था। चेज बैंक रॉकफेलर द्वारा खरीदा गया, जिसे रॉथस्चिल्ड ने वित्तीय सहायता की थी। यह पैसे न्यूयॉर्क की एक बैंकिंग फर्म कोहन लोएब एंड कंपनी के माध्यम से आए थे, जो कि जर्मनी के एक अप्रवासी जैकब स्किफ के नियंत्रण में थी। स्किफ ने यह हिस्सेदारी रोथस्चिल्ड की वित्तीय मदद से बनाई थी। बाद में उसने कोहन को खरीद लिया और लोएब की सबसे बड़ी बेटी से शादी कर ली। मैनहट्टन कंपनी भी कोहन, लोएब और वारबर्ग्स के बैंकिंग हित के माध्यम से रोथस्चिल्ड के नियंत्रण में आ गई। इस तरह एक और बैंकिंग वंश स्पष्ट रूप से उनका हो गया। 1955 में रॉकफेलर के चेज बैंक का विलय मैनहट्टन कंपनी के साथ हुआ, जो चेज मैनहट्टन बैंक बना। मॉर्गन परिवार की सभी बैंकिंग गतिविधियों का भी सीधे तौर पर इंग्लैंड से पता लगाया जा सकता है। वित्तीय संकट के बुरे दौर में भी मॉर्गन का बैंक उच्च पायदान पर रहता था। यह इस बात की पुष्टि करता है। बैंकों के बुरे दौर यानी कि 1873, 1884, 1893 और 1907 में जब अन्य सभी बैंक घाटे में चल रहे थे, मॉर्गन के बैंकों ने हमेशा अपने व्यवसाय को अच्छे से चलाए रखा और पैसे की व्यवस्था बनाए रखी। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।